तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक या फिर डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही एग्जाम की डेट नज़दीक आने लगती है, हम सुपर मैराथन चालू कर देते हैं टॉप 100 प्रश्नों की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी जीके की सुपर मैराथन नंबर 2, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के वनोपज और मिट्टियों के बारे में बहुत सारे फैक्ट को कवर करने वाले हैं टॉप 100 प्रश्नों के अंतर्गत। ये देखने में आपको टॉप 100 लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अन्य फैक्ट भी रहेंगे। तो ये लगभग मान के चलिए कि 300 के आसपास ये फैक्ट सहित सारी वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, 300 फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपीएसबी एपटेक ने अभी तक जो मार्च 2025 से अभी तक जितने प्रश्न पूछे हैं उन सबको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। इसकी थ्योरी क्लास ऑलरेडी हम करवा चुके हैं मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज। इसमें हम जो रिसेंट अपनी वन रिपोर्ट आई है ना, आईएफएसआर 2023, जो एकदम लेटेस्ट वाली वन रिपोर्ट है, इसके भी आंकड़ों को मध्य प्रदेश के संदर्भ में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर मध्य प्रदेश के वनोपज और मिट्टियों से प्रश्न आता है तो इसी वाली वीडियो में से आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इससे पहले भी हम एमपीजीके की टॉप 100 एक करवा चुके हैं, और पर्यायवाची शब्द जो हिंदी के होते हैं टॉप 100 पर्यायवाची करवा चुके हैं। टॉप 100 इंग्लिश के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी करवा चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर ले, है ना। ये देखिए तो भारत वन रिपोर्ट जो आपकी आईएफएसआर 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण जो फॉरेस्ट कवर है वो वर्तमान में कितना है? 77,492, 77,073, 94,689 या फिर 82,735? कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर जो आईएफएसआर 2023 आई है उसके अनुसार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। आईएफएसआर 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का वनावरण 77,073, ऐसे नंबर ध्यान रखना, 77073, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, ऐसे याद कर लेना है, वर्ग किलोमीटर है। याद रखने की ट्रिक आपको कैसे ध्यान रखना है कि वन में 7-7, तो ऐसे याद रखिएगा 7-7, है ना। 7-7 जब आपके दिमाग में रहेगा तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 77,073, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जिसे हम कह सकते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र, वो टोटल मध्य प्रदेश का अगर 100% पूरा एरिया है तो उसका कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, 25, 17, 24.14, 30.72 या फिर 33%। कितना प्रतिशत है बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30.72% अभिलिखित वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है। अगर नंबर्स में पूछे तो बताएंगे 94,689, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% हिस्सा कवर करता है। और टारगेट कितना रखा गया है? 33% का टारगेट रखा गया है। ये यूएनओ ने ही बोल दिया था कि भाई सब जितने भी देश हैं वो अपने टोटल जो एरिया है उसका 33% पर वन रखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश भी इस पर काम कर रहा है और भारत सरकार भी इस पर कार्य कर रही है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो 30.72%। नंबर में कितना है? 94,689। देखो ये कुछ ऐसे डाटा होते हैं ना, लोग इसको ध्यान नहीं रखते हैं ना, लेकिन अब आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग भी लगी हुई है साथ में, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये ऐसे फैक्ट हैं जिसको बाकी लोग छोड़ करके आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है और एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स की मदद से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। चैनल के अंदर शॉर्ट्स वीडियो बनाई गई है, वहां पर जाकर के आप उन लोगों को देख सकते हैं। अभी रचना नामदेव जी सेकंड रैंक लेकर के आई हैं, उन्होंने भी यहीं से तैयारी की थी सुपर सिलेक्शन नोट्स से। लास्ट में आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। क्या क्या मिलेगा आपको? तो जीके, जीएस, एमपी के, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सबकी कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेगी, सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे और सबकी मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाली है। और ये जो टॉप 100 की सीरीज चल रही ना, इसकी भी पीडीएफ आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी मात्र 189 रुपए में।
कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगे। आप डाउनलोड करके आराम से उसको रखिए, जब तक चाहते हैं तब तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एग्जाम टाइम पर सुपर रिवीजन नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और ये टॉप 100 वाली सीरीज की भी पीडीएफ आपको उसी के अंतर्गत मिलती रहेगी। इतने मात्र 189 रुपये में ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जीरो लेवल पे हैं, वो अभी भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है मेरे भाई। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो लोग फॉर्म भर लेना। करेक्शन नहीं करवाया, करेक्शन करवाना चाहते हैं वो लोग करेक्शन करवा लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के कुल वन आवरण यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि अगर टोटल भारत की बात करते हैं, अगर भारत को 100% मान लेते हैं, तो कितना एरिया मध्य प्रदेश के वनों के द्वारा कवर किया जाता है। सीधे आंसर की ओर चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10.66%। तो 10.66% जो है वो एमपी का एरिया कवर करता है। तो भारत के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है, जो कुल हिस्से का 10.66% है। आगे बढ़ते हैं। IFSR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र यानी कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। तो चलो सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी 0.12 वर्ग किलोमीटर। तो एक व्यक्ति 0.12 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को कवर कर रहा है। राज्य की जनसंख्या और वन क्षेत्र के अनुपात के आधार पर यहां प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.12 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिए, घनत्व डेंसिटी के आधार पर मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कौन से वन डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम चलेंगे सीधे आंसर की ओर। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले वन जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खुले वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, 36,543 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में सामान्य और सघन वन आते हैं, सबसे ज्यादा खुले वन पाए जाते हैं। ये आपको सेट कर लेना है, दिमाग में प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं घनत्व के आधार पर, तो वो हो जाएगा आपका खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट। नंबर 6 देखिए, वैधानिक वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। जो आरक्षित वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वो मध्य प्रदेश में कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन चलते हैं सीधे आंसर की ओर। सही आंसर ऑप्शन बी 65.36% जो है वो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। ये आपको एज इट इज ऐसे का ऐसा फैक्ट याद करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, क्योंकि ये फैक्ट वाले जो प्रश्न आते हैं ना, यही यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं। ये कितने लोगों को ये फैक्ट याद है, कौन तुक्का मार रहा है। देखो आपकी आदत पड़ी हुई तुक्का मारने, क्योंकि अभी तक माइनस मार्किंग थी नहीं, है ना, तो कुछ कितना भी रोक लो, लेकिन फिर भी आप 7 से 8 प्रश्नों पर तुक्का लगा करके आओगे ही। लेकिन जब तुक्का लगा रहे हो, एक बार वो फैक्ट अगर आपकी आंखों के सामने से गुजरे रहेंगे ना, तो तुक्का भी आपका बिल्कुल सही लग जाएगा। याद रहेगा रिजर्व फॉरेस्ट 65 के आसपास है भैया, 65 के आसपास है, तो भैया 65.36% ऑप्शन बी दिया गया, यही इसका आंसर होगा ना। तो तुक्का भी आपका बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के 65.36% जो वन है वो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जहां मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। इसे आरपीयू ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। आरपीयू ट्रिक ध्यान रखना कि 65.36% जो है वो वन पाए जाते हैं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत। चलिए नंबर 7 देखिए। नंबर 7 है, IFSR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि। कौन सा ऐसा जिला है जिसने वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि लगभग 81.07 स्क्वायर किलोमीटर दर्ज की है। कौन सा ऐसा जिला है। ये सब हम आपको थ्योरी क्लास में करवा चुके हैं मेरे भाई। इससे पहले थ्योरी क्लास हमने करवा रखी है इसकी वन और वनोपज की, है ना, उसके बाद ही MCQ लेकर के आए हैं। तो थ्योरी क्लास भी आपको देख लेना। नदियों की भी हमने टॉप 100 MCQ डाल दिए हैं, उससे पहले हमने नदियों के जो है थ्योरी क्लास भी करवा दी है ना, और उसका PDF भी ग्रुप में डाल दिया है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रुप में अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलो देखो, तो बताओ कौन सा जिला है जिसने सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि प्राप्त की है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, भिंड, उमरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंड, है ना। ये हमने आपको बताया था कि भिंड वालों का भाई इस बात पर तो बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहिए। तो 81.07 वर्ग किलोमीटर की सबसे बड़ी वृद्धि भिंड जिले के द्वारा दर्ज की गई है। प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, किसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, कौन से जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो उमरिया 54.95% के साथ पर पहले नंबर पर है। इसके बाद है बालाघाट 53.32%। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उमरिया 54.95% वन रिपोर्ट के साथ में शीर्ष पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्रिक क्या है, UBS उमरिया, बालाघाट, शिवपुर, ये तीनों हैं, और दूसरे नंबर पर बालाघाट है जिसमें 53.32% वन पाए जाते हैं। नंबर 9 देखिए। नंबर 9 है, मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो वन क्षेत्रफल
और प्रश्न दोनों ही पैमानों पर सबसे नीचे, सबसे न्यूनतम है, सबसे नीचे कौन सा जिला है, चाहे परसेंटेज की बात कर लो, चाहे आप एरिया में बात कर लो। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन एक ऐसा जिला है जो परसेंटेज में भी सबसे नीचे है और काउंटिंग में भी बात करेंगे तो सबसे नीचे है। उज्जैन में मात्र 0.69% वन क्षेत्र है, जो राज्य में सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम वाला एक ही है, चाहे परसेंटेज की बात करेंगे या नंबर में बात करेंगे, है ना। चलो, मध्य प्रदेश में सागौन टीक के कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के टोटल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा 19.36, ऑप्शन नंबर 1, 19.36% जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट का, उसमें सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, सागौन जिसको हम टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना है आपको, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 19.36% हिस्सा कवर करता है। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सागौन के वनों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा ऐसा एरिया है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सागौन के वनों के लिए। कान्हा, होशंगाबाद, चंबल, पेंच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होशंगाबाद की बोरी घाटी है। ये एमपीपीएससी का फेवरेट है, एमपीपीएससी बहुत पूछता है बोरी घाटी को। होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। होशंगाबाद नर्मदापुरम की बोरी घाटी अपने उच्च गुणवत्ता वाले सागौन के वनों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नंबर 12, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य किस वर्ष बना था। कौन से वर्ष तेंदुपत्ता का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया था और इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लानी शुरू कर दी थी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वालों के लिए। बताइए। तो देखो, हर तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, कठिन लेवल के भी मिलेंगे, सरल लेवल के और मॉडरेट लेवल के, है ना। और हम हर तरह के प्रश्नों को कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे प्रश्न सिंपल आपको बता दिए आपको खुश करने के लिए, तो ये अपना काम नहीं है ना। आज आप खुश हो जाओगे, लेकिन कल जब वो कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे फिर आप हमसे कहोगे अरे ये सर ने क्या सरल करा दिए थे, है ना। तो हम हर लेवल के प्रश्न को कवर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके जाएं, जिससे कि बाद में नहीं पछताना पड़े। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, शेयर कर देना हर जगह, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, जिसको जिसको चाहते हो, अपने लाइब्रेरी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आपको इसको शेयर कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी टॉप 100 सीरीज आपको टॉप 100 के अंतर्गत हर सब्जेक्ट की टॉप 100 वाली वीडियो मिलने वाली है। तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हमने कब किया था? 1964 में। बीड़ी उद्योग को विनियमित करने के लिए मध्य प्रदेश ने 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। और पादुका योजना जो है वो इनके लिए चालू की गई थी और इन लोगों को चप्पल वगैरह बांटी जाती थी, जिससे कि तेंदुपत्ता का संग्रहण कर सके। मध्य प्रदेश देश के कुल औषधि पौधों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? कितने प्रतिशत उत्पादन जो है औषधि पौधों का हम करते हैं मध्य प्रदेश वाले? सही आंसर 44%। मध्य प्रदेश भारत के कुल औषधि पौधों का 44% उत्पादन करता है, जो 46,837 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। परसेंटेज में पूछे तो 44 कह देना, अगर नंबरिंग में पूछ रहा है तो 46,837 हेक्टेयर। दोनों आपको हमने बता दिया है, अच्छे से याद कर लेना। नंबर 14, IFSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में कुल कितनी कमी दर्ज की गई है? टोटल कितनी कमी दर्ज की गई है मध्य प्रदेश के वन आवरण में? सही हो जाएगा 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। तो हालिया रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, जो कि -612.41 वर्ग किलोमीटर है। आगे नंबर 15, मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र का जो है नष्ट हुआ है? कौन से दो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा वन का नुकसान हुआ है? सही आंसर दमोह और सागर हो जाएगा। दमोह में कितना नुकसान हुआ है? तो -85.29 स्क्वायर किलोमीटर और सागर में -71.38 स्क्वायर किलोमीटर जिलों में सबसे अधिक वनों की हानि हुई है। स्पीड को थोड़ा सा तेज करते हैं, टॉप 100 प्रश्न करने हैं, 16 पर ही पहुंच पाए हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM की शुरुआत किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि MPSI में ये बहुत बार पूछा गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा 1991 में JFM की हमने शुरुआत की थी। देखिए, वन विभाग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1991 में JFM की शुरुआत की गई थी। नंबर 17 देखते हैं। विजन @2047 करंट अफेयर का प्रश्न है के तहत मध्य प्रदेश के वनों को किस प्रकार का मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु अनुकूल। जलवायु अनुकूल जो है वन बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो विजन 2047 का मुख्य सूत्र जलवायु अनुकूल और समुदाय संचालित वन प्रबंधन है। ये इसका मुख्य जो है कह सकते हैं मॉडल रखा गया है। नंबर 18 देखते हैं। वर्ष 2026 करंट अफेयर का ये भी फैक्ट है ना, करंट को भी हमने साथ में कवर किया मेरे भाई। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने निजी भूमि पर उगे पेड़ों के लिए किस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? आइए आंसर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा TP, ट्रांजिट परमिट। ट्रांजिट परमिट को खत्म कर दिया गया। ये TP ध्यान रखना नाम, ट्रांजिट परमिट फुल फॉर्म भी आ सकता है। ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब निजी भूमि पर उगे पेड़ों के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ट्रांजिट परमिट के लिए पैसा खर्च होता था, अब सरकार ने उस पर बिल्कुल छूट दे दी है, 0% कर दिया है। संशोधित वन संरक्षण दिशा निर्देश 2026 के अनुसार, करंट का यह भी प्रश्न है,
मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र डिग्रेडेड श्रेणी में आता है? डिग्रेडेड श्रेणी में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र को रखा गया है मध्य प्रदेश के? सही आंसर 38 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 38% वनों को डिग्रेडेड कहा गया है। देखिए, राज्य का लगभग 38% वन क्षेत्र डिग्रेडेड है, जिसे बहाल करने के लिए अब निजी निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है। जो निजी कंपनियां हैं वो आकर के इसको अब बहाल करेंगी, यानी कि वनों का संरक्षण करेंगी। 20 मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि जेएफएम समितियां कार्यरत हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एज इट इज एमपीएसआई प्री में पूछा गया था। जेएफएम एमपीएसआई प्री में 3-4 बार आया हुआ था, क्योंकि हम एनालिसिस करवाते हैं हर एग्जाम का, तो हमको पता चलता रहता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कितनी जेएफएम कार्यरत हैं वर्तमान में। तो 15,608 जेएफएम वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। चलिए देख लेते हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में 15,608 समितियां कार्यरत हैं, जो 46,953 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का प्रबंधन कर रही हैं। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, किताबों में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको शेयर कर देना सभी के पास में, हर ग्रुप में आपको। मध्य प्रदेश का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना वर्ग किलोमीटर है? तो रिकॉर्डेड की अगर हम बात करेंगे तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 94,689। मध्य प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र 94,689 है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? ये ऐसे ही पूछते हैं, भाई बताओ वेरी डेंस जो आपके फॉरेस्ट हैं कितने प्रतिशत हैं, है ना। खुले वन ओपन फॉरेस्ट कितने प्रतिशत है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, डायरेक्ट उन्होंने नंबरिंग में पूछा है कितने क्षेत्रफल वेरी डेंस फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। सही आंसर 7,021 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में अति सघन वन यानी कि वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है का क्षेत्रफल 7,021 वर्ग किलोमीटर है। 23 नंबर देखिए 23, वैधानिक आधार पर मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं? नंबर में आपसे पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। बताइए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने प्रतिशत मतलब कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 31,098 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 31,098 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वैधानिक वनों का कितना है? 32.84% है। प्रतिशत भी आपको हमने बता दिया है। आगे देखिए 24 नंबर है, मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का कुल कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत और नंबरिंग दोनों आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.80% जो है वो अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, याद रखना है। तो राज्य के कुल वनों में सबसे कम हिस्सा अवर्गीकृत वनों का है, जो कि लगभग 1.80, अगर नंबरिंग में बात करते हैं तो 1705 वर्ग किलोमीटर है। एमपीपीएससी में भी पूछा गया है 1705 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर 25 देखिए, बहुत जल्दी अगला जो आपका जीके जीएस एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसमें हमने एमपीपीएससी के जो अभी आपका एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले, संडे को अभी एग्जाम हुआ है ना, संडे को, उनके प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एमपी जीके जीएस में रखा है। जल्दी आपके सामने वो प्रैक्टिस सेट आने वाला है। उससे ये होगा कि भाई लेटेस्ट किस तरह के प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछे हैं, तो उसमें से भी कुछ प्रश्न जो है वो एमपीएस भी लेता है ना। आसपास जितने भी एग्जाम हुए रहते हैं, जैसे एमपीपीएससी करवाती है उसके प्रश्नों को ले लेता है, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को ले लेता है ईएसबी। तो आसपास जितने एग्जाम हुए होते हैं वहां से प्रश्नों को उठाता है। और एमपीपीएससी तो अपने एमपी का ही एग्जाम है, तो वहां से 101% डिप्टी जिलर के लिए प्रश्न उठाएगा वो, ठीक है। देखिए, आईएफएसआर 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले शीर्ष 3 जिलों का सही क्रम क्या है घटते क्रम में? तो शीर्ष 3 जिले कौन से हैं बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से देख लो, इसको पॉज करके आराम से देख लो, आंसर लगा लो, फिर हम बताते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। पहले नंबर पर उमरिया है, फिर बालाघाट है, फिर श्योपुर है। यूबीएस अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, यूबीएस की ट्रिक, ठीक है, यूबीएस ट्रिक ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट, बारिश हो रही है बाहर भाई साहब। चलो, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले उमरिया 54.95, बालाघाट 53.32 है। इसे यूबीएस ट्रिक से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति पाई जाती है? बताइए, वन की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सागौन, साल, बबूल, नीम। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साल। साल वृक्ष की जो है सबसे ज्यादा प्रजाति पूर्वी जिलों में पाई जाती है। देखिए, साल जिसे हम सौरिया रोबस्टा कहते हैं, मुख्य रूप से पूर्वी जिलों में लाल पीली मिट्टी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए नंबर 27, मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन का प्रमुख कारखाना आपको कहां पर देखने को मिलेगा या फिर किस जिले में स्थित है? सागर, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा, कौन से जिले में है लाख कारखाना, लाख उत्पादन? सही आंसर ऑप्शन सी उमरिया हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना स्थित है। तो पूछ सकते हैं कि लाख का सरकारी कारखाना कहां पर है? उमरिया में ही, याद रखना है।
चलो अगला देखो, तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? नंबर 1 पर कौन सा जिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी सागर हो जाएगा। सागर जिला जो है वो पहले नंबर पर है। तो तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है और राज्य के भीतर सागर जिला जो है वो शीर्ष स्थान रखता है। 29 नंबर देखिए, IFSR के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र घटने का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में घटा है? भारी वर्षा, अतिक्रमण, वनाग्नि या फिर ऑप्शन डी है मरुस्थलीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिक्रमण और विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं। अभी आपने देखा था जो आपका पन्ना में एक जिला है, हीरा निकाला जा रहा था वहां पर, है ना। तो पन्ना जिला जो है वहां पर एक स्थान है, तो वहाँ के वनों को काट करके हीरा निकालने के लिए बात की गई थी। लेकिन फिर जो है बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया और अच्छे स्तर पर विरोध हुआ, जिसकी वजह से बक्सवाहा जंगल, याद आ गया, बक्सवाहा जंगल जो है उसको काट करके हीरा निकालने की योजना चालू की गई थी, उसको रोक दिया गया है। अभी आपने अरावली वाला देखा था, है ना, कि अरावली पर्वत को काट करके और वहाँ पर जो है औद्योगिक चीज़ें चालू की जाएंगी, तो उसका भी जो है विरोध किया गया, उसको भी रोक दिया गया। तो मुख्य वजह जो है ना वन कम होने का वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण 528.5 लाख हेक्टेयर पर अतिक्रमण है और कृषि विस्तार और विकासात्मक परियोजना जो है वो वन क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण बनती हैं। चलिए 30 नंबर आपके सामने है, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन JFM के तहत कुल कितनी समितियां कार्यरत है? तो यह भी हमने शायद करवा दिया था, रिपीट हो गया है, 15,608। ठीक है, आगे 31 नंबर, JFM के तहत मध्य प्रदेश में ग्राम वन समितियों की संख्या कितनी है जो गांवों में काम कर रही हैं? बताइए कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9,784। 9,784 ऐसी समितियां जो गांव पर कार्य कर रही हैं। ठीक है, 15,608 में से 9784 जो है वो ग्राम में काम कर रही हैं, जो गांवों के 37,799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर कर रही हैं। 32 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश में इको विकास समितियों के द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र कितना है? कितने क्षेत्र को इको विकास समितियां कवर कर रही हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 5,529 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको इको विकास समितियों के द्वारा कवर किया जा रहा है। अगला 33 नंबर देखिए, वन आश्रित समुदायों की कुल आय यानी कि टोटल जो इनकम है ऑफ फॉर्म इनकम में JFM और लघु वनोपज का कितना योगदान है? जो वहाँ की लोकल एरिया होती है, जो आपके वन आश्रित समुदाय होते हैं ना, जो जनजातियाँ होती हैं, जैसे कि सहरिया जनजाति हो गई, ये पूरी तरह से वनों पर ही डिपेंड रहते हैं। भील जनजाति हो गई, तो इनके इनकम में कितना जो एरिया है, मतलब कितना हिस्सा जो है वो JFM और लघु वनोपज का जो है कितना हिस्सा इसमें है? सही आंसर परसेंटेज में पूछें तो 25% हो जाएगा। 25% जो है वो हिस्सा वनोपज है, यानी कि वन के द्वारा इनका पूरा जो है सिस्टम चलता है। तो JFM और लघु वनोपज का समुदायों की आय में 25% का महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान है। जो JFM होती हैं वो जनजातियों के लिए भी कार्य करती हैं और उनके उत्पादन में 25% हिस्सा कवर करती हैं, उनको जो है हेल्प करती हैं। वर्ष 2026 के संशोधित दिशा निर्देश के तहत किन परियोजनाओं में NPV शुल्क से छूट प्रदान की गई है? कौन सी ऐसी परियोजना है जिस पर NPV छूट प्रदान की गई है? सीधे आंसर की ओर चलेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण की जो परियोजनाएं हैं यानी कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट की बहाली के लिए NPV में छूट प्रदान की गई है। यहां पर देख सकते हैं बिगड़े हुए वन, जिन्हें हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट कहते हैं, को बहाल करने वाली परियोजनाओं में NPV और CA शुल्क की जो है छूट दी गई है। नंबर 35, मध्य प्रदेश की राज्य वन नीति 2005 ने राजस्व के स्थान पर किसे प्राथमिकता दी है? तो जो 2005 की वन नीति आई थी उसने किसको प्राथमिकता दी है? आइए आंसर देखते हैं। इससे पहले 2005 वाली ही लागू थी, है ना, उसके बाद 2023 की लेटेस्ट आई है। तो जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को ज़्यादा इन लोगों ने जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2005 की वन नीति ने राजस्व प्राप्ति की बजाय जन भागीदारी और पारिस्थितिकी संतुलन को प्राथमिकता दी थी। नंबर 36, मध्य प्रदेश में लोक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की अवैध कटाई, निजी भूमि पर हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। क्या है लोक वानिकी का मुख्य उद्देश्य? सही आंसर हो जाएगा निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। तो लोक वानिकी मिशन के माध्यम से कृषकों को अपनी निजी भूमि पर व्यावसायिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 37 देखेंगे यहाँ पर, वर्ष 2026 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब निजी भूमि पर उगे हुए पेड़ों के परिवहन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? किस चीज को समाप्त कर दिया गया है? 2026 में यह निर्णय लिया गया है। तो जो आपका ट्रांजिट परमिट लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो निजी भूमि पर उगे विशिष्ट पेड़ों के परिवहन के लिए TP यानी ट्रांजिट परमिट की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर, मध्य प्रदेश के विजन 2047 का मुख्य आधार क्या है? तो जो विजन 2047 है ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु अनुकूल प्रबंधन और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। तो विजन 2047 का लक्ष्य आर्थिक विकास, जनजातीय आजीविका,
पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संतुलन बनाना है। 39 नंबर, मध्य प्रदेश में वन सुरक्षा समितियों की संख्या कितनी है? अगर हम वन सुरक्षा समितियों की बात करते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी यानी कि FPC, इसकी संख्या कितनी है? तो ये है 4773। ध्यान रखना, वो JFM की संख्या अलग है और इसकी संख्या अलग है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट की समितियां हैं, वन सुरक्षा समितियां हैं, उनकी संख्या 4773 है, जो 3625 वर्ग किलोमीटर का जो है प्रबंधन करती हैं। इतने वनों को ये प्रबंधित करती हैं। नंबर 40 है, सागौन यानी टीक का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये आपके एग्जाम में इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो सागौन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सागौन का वानस्पतिक नाम जो है वो टेक्टोना ग्रैंडिस है, जो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन एवं वृक्ष आवरण को अंतर्गत आता है? अब यहाँ पर भारत का पूछा गया कि भारत का कितना एरिया जो है वो वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है, कितने एरिया पर वन प्रबंधन है? तो ये आपका 25.17 हो जाएगा। लक्ष्य कितना रखा गया है? 33% लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल भारत ने 25.17% पर वनों को जो है कवर कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356 8,27,356 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नंबर में याद रखना है 82, 73, 56 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 है। देखो, MP का आपसे किलोमीटर में एरिया पूछ सकते हैं, हालांकि भारत का आपसे पूछेंगे तो वही परसेंटेज में पूछेंगे। 25.17 है, ध्यान रखना। देखो भाई, कितनी बिजली कड़क रही है भैया, ठीक है। तो बारिश का सिस्टम बन चुका है। मध्य प्रदेश में सामान्य सघन वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो सामान्य सघन वन है उनका क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा MDF। ध्यान रखना, MDF कितना है? तो 33,508 वर्ग किलोमीटर MDF है, यानी कि सामान्य सघन वन है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगला, घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश में सामान्य सघन वनों की जो टोटल एरिया है वो 33,508 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। 43, मध्य प्रदेश के कुल आरक्षित वन का क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? जो टोटल रिजर्व फॉरेस्ट है उनका नंबर में पूछा गया, परसेंटेज में नहीं, इस बार नंबर में पूछा गया है कि कितने क्षेत्र पर टोटल रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है। सही आंसर हो जाएगा 61,886 वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा। तो वैधानिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कितने पर? 61,886 वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन पाए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 44 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। वनाच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दूसरे स्थान पर कौन है? छिंदवाड़ा है। बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगर वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहले नंबर पर बालाघाट है, दूसरे पर कौन है? छिंदवाड़ा है। और वो UBS अलग है, UBS परसेंटेज में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला 45 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में उमरिया के बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? वन प्रतिशत, देखो प्रतिशत लगा हुआ ना, तो प्रतिशत में UBS याद रखना है। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, ठीक है। और एरिया में अगर बात करते हैं तो दूसरे पर छिंदवाड़ा है, पहले पर बालाघाट है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यही वहां पर जब प्रेशर रहता है ना एग्जाम का तो गलत प्रश्न करके आते हो। तो परसेंटेज में UBS ध्यान रखना, और नॉर्मली में आपको बालाघाट पहले पर है और दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा है। चलो, तो क्या पूछा है? उमरिया के बाद, ऐसे पूछ सकते हैं कठिन। उमरिया के बाद ट्रिक अगर आपको याद होगी कि UBS उमरिया के बाद में बालाघाट है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों में उमरिया पहले नंबर पर है 54.95, बालाघाट दूसरे पर है 53.32। आगे बढ़ते हैं। साल जिसे हम श्योरा रोबस्टा कहते हैं, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि वन मध्य प्रदेश के भाग में कितने, मतलब प्रमुखता से कितने प्रतिशत भाग में जो है कहां पर ये पाए जाते हैं साल के वन? साल को क्या कहते हैं? सोरिया रोबस्टा कहते हैं, ध्यान रखना, दोनों का नाम, सागौन का भी, साल का, ठीक है। चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी जिलों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो साल के वृक्ष मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों की आर्द्र और शुष्क लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्रश्न का हमें आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश की कृषि से या उद्योग से कह सकते हैं संबंधित है। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में डायमंड यानी कि हीरा सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में सागौन टीक के वनों के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए सबसे ज्यादा जो है वो सागौन के वृक्ष को फायदे पहुंचाएगी? सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। तो सागौन के वन मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। काली मिट्टी वाला जो एरिया होता है, मालवा वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आपको मिलेंगे ये। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक संग्रहण किस जिले में होता है? कहां पर सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सागर में। सागर में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता मिलता है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है।
तेंदुपत्ता उत्पादन संग्रहण के मामले में सागर जिला पूरे देश में मतलब पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। चलिए, मध्य प्रदेश में औषधि पौधे की खेती कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है? फैक्ट वाले, ये देखो पूरी वीडियो फैक्ट वाली है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, फैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको जब एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा तो आप एक्यूरेट ऑप्शन तक पहुंच सकेंगे, ठीक है ना? तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। और जो लोग नोट्स ले लेंगे उनके लिए परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। नोट्स के साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। नोट्स ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आज शाम को डल जाएगी, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में औषधि पौधों की अगर हम बात करते हैं तो 46,837 हेक्टेयर भूमि पर औषधि पौधे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 46,837 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि पौधों की खेती की जाती है, जो देश का 44% जो है उत्पादन करता है। IFSR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि -85.29 स्क्वायर का जो है नुकसान हुआ है? कौन से क्षेत्र में नुकसान हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दमोह में। दमोह में सर्वाधिक 85.29 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है? तो भिंड में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है? अगला, 50 प्रश्न पूरे होते हैं, अपनी हाफ सेंचुरी हो गई है, 50 और बचे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी वन भूमि में वर्तमान में अतिक्रमण की चपेट में है? कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण है? सही आंसर हो जाएगा 528.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है? अतिक्रमण की कह सकते हैं कि अतिक्रमण की चपेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 528.59 लाख हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण की चपेट में है, तो जो पूरे देश में सर्वाधिक है। अगला, जेएफएम के अंतर्गत वन सुरक्षा समितियों द्वारा प्रबंधित क्षेत्र कितना है? वन सुरक्षा समितियां कितने क्षेत्र को प्रबंधित करती हैं? तो अभी आपको बताया था 36-25, कितना? 36-25 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। तो राज्य की 4,773 वन सुरक्षा समितियां हैं, नंबर ध्यान रखना 4,773, और इनके द्वारा 36-25 वर्ग किलोमीटर एरिया को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है, बिगड़े हुए वनों को बहाल करने के लिए निजी संस्थाओं को क्या मुख्य रूप से छूट दी गई है? तो निजी संस्थाओं को सीए और एनपीवी शुल्क में छूट दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो संशोधित दिशा निर्देश 2026 के तहत निजी वृक्षारोपण परिस्थितियों को एनपीवी और सीए में छूट दी जाएगी। स्पीड और तेज करते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य वन नीति 2005 का मुख्य फोकस क्या था? सही आंसर हो जाएगा वनों का संवहन और प्रबंधन और जनभागीदारी। 2005 की वन नीति का उद्देश्य वनों के टिकाऊ प्रबंधन में लोक भागीदारी को नियंत्रित करना था। 55, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में संरक्षण आधारित विकास के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो संरक्षण आधारित विकास के तहत नए वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। 2025 में राज्य में नए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। विजन 2047 के अनुसार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजन 2047 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के वन प्रबंधन को कैसा बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है जलवायु अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको इंग्लिश में ध्यान रखना क्लाइमेट रेजिलिएंट मॉडल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 57, मध्य प्रदेश के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अवर्गीकृत वन है? अवर्गीकृत वन कितना प्रतिशत हिस्सा है कुल क्षेत्रफल का, जो रिकॉर्डेड अपना एरिया है उसका? तो अवर्गीकृत की बात करेंगे तो 1.80% है, अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, ठीक है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ध्यान रखना 1.80%। अगला, भिलावा वनोपज जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? भिलावा वनोपज का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो भिलावा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सेमोकार्पस एनाकॉर्डियम, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेनोकार्पस एनाकॉर्डियम, ये भिलावा का वैज्ञानिक नाम है। अगला, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन जेएफएम के तहत कुल प्रबंधित वन क्षेत्र कितना है? कितने एरिया को जेएफएम प्रबंधित करता है? सही आंसर हो जाएगा 46,953। अगला, मध्य प्रदेश का साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सियोरा रोबस्टा, ठीक है, ध्यान रखना सियोरा रोबस्टा, ये साल का वैज्ञानिक नाम है। अगला, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ से आपकी मिट्टियाँ चालू हो जाएंगी ना, यहाँ से आपकी मिट्टियाँ चालू हो जाएंगी। वन को हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है, IFSR 2023 भी कवर कर लिया है। तो सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपकी काली मिट्टी जो है, मालवा वाला जो एरिया है, लगभग पूरे मतलब कि भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा 47% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश की। तो काली मिट्टी पाई जाती है, इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी 47 का। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? गन्ना का या फिर कपास का? किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बताइए। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, जिसे हम कहते हैं बघेलखंड क्षेत्र, जैसे बालाघाट हो गया, मंडला, शहडोल में पाई जाती है, जो धान की फसल के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती है। तो बघेलखंड में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखना। 63,
किस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो अम्लीय प्रकृति की होती है? सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, इसमें ह्यूमरस की कमी होती है। मध्य प्रदेश में यह मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर? छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में। आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को गेहूं का भंडार कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसे गेहूं का भंडार कहते हैं? ये आपका होशंगाबाद नर्मदापुरम है। देखो स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि हम थ्योरी ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना, तो थ्योरी वाली क्लास आप लोग जरूर देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी नर्मदापुरम। नर्मदा घाटी क्षेत्र और विशेष रूप से नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला अपनी अत्यधिक गेहूं उत्पादकता के लिए गेहूं का भंडार कहलाता है। 65। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? अफीम के लिए कौन फेमस है? तो अफीम के लिए मंदसौर फेमस है। मंदसौर और नीमच में अफीम का उत्पादन प्रमुख केंद्र है। वहीं खंडवा जिला गांजा उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की कौन सी मिट्टी चंबल संभाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है और मृदा अपरदन से ग्रसित है? बीड़ों का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी है भाई? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है और चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों भिंड, मुरैना, श्योपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी के कारण इस क्षेत्र में बीहड़ या गली इरोजन सबसे ज्यादा होता है। 67। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो मालवा का एरिया हो जाएगा जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के भीतर मालवा का पठार सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। आगे, मूंगफली का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो खरगोन में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी का एरिया है। खरगोन जिला कपास और मूंगफली दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 69। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा एरिया? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर जिलों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 3.5% है गहरी काली मिट्टी। 70। मध्य प्रदेश का राज्य चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताइए। राज्य चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका बड़वानी में मिल जाएगा। बड़वानी में राज्य चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अगर भारत की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ये कटक में है। कहाँ पर? कटक में, ठीक है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? मनीला में। मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र है। तो एक बात ध्यान रखना, पूरे विश्व की बात करेंगे तो मनीला हो जाएगा, भारत की बात करेंगे तो कटक हो जाएगा, एमपी की बात करेंगे तो बड़वानी हो जाएगा, ठीक है। तीनों बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रदेश का धान चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र ये भी पूछते हैं तो खमरिया जबलपुर में है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का अगला है चिल्लौर धान, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में फेमस है? चिल्लौर धान। चिल्लौर धान कहाँ का? बताइए। सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट में चिल्लौर धान पाया जाता है। तो बालाघाट के चिल्लौर धान को विशेष सुगंध और स्वाद के लिए मध्य प्रदेश का पहला कृषि जीआई टैग, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला कृषि जीआई टैग है चिल्लौर धान। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। 72। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है? मिक्स सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? ये बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। लाल, पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी जैसे बुंदेलखंडी क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 73। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एमपीएसबी के हर शिफ्ट में मिलेगा। सही आंसर 11 मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की विविध जलवायु और मिट्टी के आधार पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान, मालवा पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी, इस तरह से 11 कृषि क्षेत्र बनाए गए हैं। अगला, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? किसे रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये क्या होता है? पानी बरसता है, जल को धारण कर लेती है, धूप पड़ने पर ये छिटक जाती है और इसके अंदर जो है काफी टाइम तक जल बना रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जल धारण करने वाली मिट्टी रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरसों की हांडी किसे कहते हैं? तो वही चंबल क्षेत्र का मुरैना जिला, अपना जिला मुरैना जिला, ठीक है ना। तो ये चंबल क्षेत्र का मुरैना जिला सरसों की हांडी कहलाता है। तो मध्य भारत का पठार विशेष करके मुरैना भिंड सरसों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना जिले को प्रमुखता की वजह से सरसों की हांडी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कॉटन रिसर्च सेंटर एमपी में कहाँ पर है? तो यह है आपका खरगोन में। खरगोन को सुनहरे जिलों में गिना जाता है, यहीं पर प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। 77। मध्य प्रदेश के किस शहर को कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए कॉर्न सिटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मक्का उत्पादन की वजह से कॉर्न सिटी के नाम से फेमस है। क्या नाम है? कॉर्न सिटी। एक मिनट। सर्वाधिक मक्का उत्पादन और मक्का महोत्सव की वजह से छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहते हैं। ध्यान रखना, मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। 78। प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है?
कौन से जिले में है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। इसकी स्थापना 1964, ये 1964 बहुत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा ग्वालियर में है, कौन सा? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। तो पहला कहाँ पर? पहला जबलपुर में और दूसरा कहाँ पर? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में नूरजहां, नूरजहां किसकी किस्म है बताइए? तो ये है आम की किस्म, ध्यान रखना, आम की किस्म है नूरजहां। तो नूरजहां आम की एक दुर्लभ भारी किस्म है, दुर्लभ और भारी किस्म है, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। तो अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में नूरजहां आम पाया जाता है, ध्यान रखना। मसाला पार्क, स्पाइस पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है बताइए? सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि छिंदवाड़ा और गुना दोनों में मसाला पार्क बनाया गया है। पहले केवल छिंदवाड़ा में था, अब गुना में भी बना दिया है। तो मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में था और दूसरा जो है वो गुना में स्थापित किया गया है। दोनों का नाम ध्यान रखना है। 81 देखिए, काली मिट्टी का रंग, काला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? किस वजह से काली मिट्टी का रंग काला हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, आइए 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपलब्धता की वजह से मिट्टी का रंग काला हो जाता है। तो काली मिट्टी में लोहे और टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें चूने और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। पूछते हैं काली मिट्टी में क्या कम होता है भैया? तो ध्यान रखना, फास्फोरस नाइट्रोजन कम रहता है। क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है? तो एल्यूमिनियम, लोहे के अयस्क, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? अंगूर अनुसंधान केंद्र, सही आंसर हो जाएगा रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहीं पर राज्य का अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला देखिए 83, मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले, गोल्डन जिले के नाम से, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से किन जिलों को जाना जाता है? सही आंसर खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन को जिले में कपास उत्पादन बहुत अधिक होने की वजह से सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें सुनहरे जिले कहते हैं। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना और जिलों को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, सुनहरे जिले कहते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सीहोर। कहाँ पर है भैया? तो ये हो जाएगा आपका इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। डिफरेंस ध्यान रखना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर बताएंगे, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन बताएंगे। डिफरेंस ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है? किस जिले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ना मिलता है। ठीक है, और नरसिंहपुर का कौन सा क्षेत्र है? बरहटा क्षेत्र गन्ने के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लहसुन उत्पादन के लिए फेमस है? देवास, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर। तो मंदसौर में लहसुन पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो मंदसौर जिला अफीम के साथ साथ लहसुन उत्पादन में भी अग्रणी है। इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत लहसुन के लिए चुना गया है। तो प्रश्न बनेगा ओडीओपी में मंदसौर को कौन सा उत्पाद मिला है? तो लहसुन मिला है, ध्यान रखना। अगला, कड़कनाथ कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्राप्त है, इसका मुख्य पालन क्षेत्र कौन सा? कहाँ पर कड़कनाथ मुर्गा सर्वाधिक पाया जाता है? तो झाबुआ में। झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा मुख्य रूप से झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसे इसके औषधि गुणों और काले मांस के कारण 2018 में जीआई टैग दिया गया था, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का मुख्य विस्तार कहाँ पर मिलता है? तो कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? चंबल घाटी में। बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर के जो कछारी एरिया है यहाँ पर पाई जाती है, चंबल क्षेत्र में। 89 है, मध्य प्रदेश को अब तक कुल कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है? तो मामा शिवराज सिंह चौहान के टाइम से जो है कृषि कर्मण पुरस्कार बहुत मिला है, अच्छा काम कृषि में किया गया है इनके द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर 7। ठीक है, तो 7 जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता की वजह से 7 मिले हैं अभी तक। 90 नंबर देखिए, सरबती गेहूं, सरबती गेहूं के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सरबती गेहूं के लिए हम अगर बात करेंगे तो सीहोर। सीहोर जिले का सरबती गेहूं अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए देश विशेष में प्रसिद्ध है। इसे गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर, 91। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? किससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो ये हो जाएगा आपका कुएं और ट्यूबवेल। ऑप्शन बी, कुएं और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से पूरा होता है। नहरें यहाँ पर दूसरे स्थान पर आती हैं। अब चिड़ियों की आवाज़ आपको आ सकती है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है हमारा आम का बाग है और उसी बाग में बैठ करके भाई वीडियो बनाते हैं, है ना, बढ़िया से प्रकृति की गोद में। तो आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ सकती हैं। चलो, मध्य प्रदेश का पहला जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा जिला घोषित किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा मंडला। मंडला जिला ऑर्गेनिक कृषि के लिए फेमस है। तो देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडला को प्रदेश का पहला पूर्णतः जैविक खेती वाला जिला घोषित करने की दिशा में कार्य किया गया। 2026 करंट अफेयर है, ध्यान रखना।
ठीक है। मार्च 2026 की करंट अफेयर हमने मतलब वीडियो भी बना दिया है और उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी है, पेड ग्रुप में। जिन लोगों ने नोट्स लिया उनको उसकी पीडीएफ मिल गई होगी, है ना। मार्च 2026 एमपी करंट अफेयर। अब अप्रैल खत्म होने वाला है, अप्रैल की भी बना देंगे। 93 मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस संभाग में होता है? तो अगर कपास की उत्पादन की बात करते हैं तो इंदौर संभाग में सर्वाधिक होता है और इंदौर में भी कहाँ पर? खंडवा, खरगोन, बड़वानी और धार जिलों में कपास का उत्पादन होता है। 94 मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो मृदा अपरदन का उपजाऊ परत को धीरे धीरे नष्ट करना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेंगती हुई मिट्टी कहते हैं। क्योंकि अगर जितने भी अच्छे उपजाऊ क्षेत्र हैं इसको नष्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? भुखमरी हो जाएगी और इसको हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को ध्यान रखना है। 95 मध्य प्रदेश में शहद हनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा शहद पाया जाता है? सही आंसर मुरैना। मुरैना जिले में शहद और सरसों की हांडी दोनों, ध्यान रखना, मुरैना को कहते हैं। मुरैना जिले में सरसों के उत्पादन के साथ साथ शहद के उत्पादन में भी प्रदेश में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना। 96 मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, ये कहाँ पर है भैया? उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम। सही आंसर बी, मंदसौर में है। तो प्रदेश का प्रमुख उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 97 आलू उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी है? बताइए, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, इंदौर में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। तो इंदौर जिला आलू के उत्पादन में प्रदेश में सबसे आगे है। यहाँ की आलू मंडी भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और ये सफाई में भी लगातार 6 बार पहले स्थान पर रह चुका है इंदौर, ध्यान रखना। 98 मध्य प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, विदिशा। विदिशा जिले में चने के उत्पादन के लिए विदिशा जिला फेमस है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चने में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है? विदिशा जिला है। 99 मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल में। इसकी स्थापना 1980 भोपाल में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्नत बीज उपलब्ध कराना है। और 100 नंबर का प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर वर्तमान में देश में कौन से स्थान पर है? तो कृषि विकास दर में अगर हम बात करते हैं तो अपना मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। कृषि में बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ पर होता है। तो मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से लगातार उच्च कृषि विकास दर बनाए हुए है और देश में प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने एमपी पुलिस में ग्रुप बनाया था, एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप 2025, ये आपने देखा। यहाँ से 95% लोग जो इस ग्रुप में जुड़े हुए थे, लगभग 1000 लोग जुड़े हुए थे। 95% लोगों का, 950 के आसपास लोगों का जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। उन्होंने मैसेज भी किया था, ये देख सकते हैं। ये भी इसी ग्रुप में काजल तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। मेरा भी हो गया, फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया था और इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी भेजा था, ठीक है। हमने भाई बधाई भी दी थी। रचना नामदेव जी देख सकते हैं, सर मेरी 2nd रैंक लगी है। तुरंत इन्होंने अपना स्कोर हमारे साथ में शेयर किया, ठीक है। तो ऐसे आप भी अपने स्कोर को शेयर कर रहे होंगे तो जल्दी से ग्रुप में शामिल हो जाइए नोट्स लेकर के। मात्र 189 में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग QR से पेमेंट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको मैसेज कर देना है, सर हमें फ़ोन पे नंबर दे दो। फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 189 में आपको ये कंप्लीट नोट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सुपर रिविजन नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम एनालिसिस का भी PDF आपको देंगे जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से आपको QR कोड दिखा देते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है जल्दी से ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है। अब इतना समय नहीं बचा हुआ है ना। तो अपना थ्योरी भी कंप्लीट कर लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वही है। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। आगे भी टॉप 100 की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।